नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस शो में। फटाफट अंदाज में हम बाजार के पूरे एक्शन और ज़रूरी खबरों पर डालते हैं नज़र और आपको ट्रेडिंग आइडियाज़ भी बताते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत होती है न्यूज़ मेकर हमारे खास सेगमेंट में, और इन सब के अलावा निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी आपको बताते हैं। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं बाजार की बड़ी बातों के साथ, जहां पर हफ्ते की शुरुआत यहां पर कमजोरी के साथ हो रही है। फिलहाल 140 अंक नीचे निफ्टी और 25,549 के लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। आधे % की कमजोरी, और हम देख रहे हैं लगातार 25,500 का अहम लेवल जिसके नीचे भी बाजार एक बार गया। लेकिन अब हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी यहां पर 200 अंकों की कमजोरी और 59,873 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल सेक्टोरल भी हम देख रहे हैं कि कुछ खास कारोबार नहीं हो रहा है। रियलिटी शेयरों पर अगर हम डालें नज़र तो यहाँ पर दबाव ज़्यादा है, और इंडेक्स के लिहाज से भी रियल एस्टेट लगभग 1% से ज़्यादा कमज़ोर। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं 4% टूटता हुआ। यहाँ पर ब्रिगेड भी हम देख रहे हैं 2% की कमज़ोरी के साथ कारोबार हो रहा है। ऑयल एंड गैस शेयरों में बिकवाली है, और RIL हम देख रहे हैं 3.5% नीचे, और यहाँ पर दबाव जो है बाजार पर पड़ रहा है क्योंकि हैवी वेट्स का यहाँ पर कमज़ोरी का एक रुझान आज दिखाई दे रहा है। अनुमान से कमजोर नतीजे आए ICICI बैंक के, लिहाजा हम देख रहे हैं लगभग 3% यहाँ पर ये काउंटर भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही विप्रो भी हम देख सकते हैं 7% के पार की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। HDFC बैंक के नतीजे आए, उसके बाद हम देख रहे हैं कि फिलहाल करीब 1% की कमजोरी के साथ यहाँ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाजार में नरमी है, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को लेकर क्योंकि नतीजों का एक ट्रिगर है तो बाजार में कमजोरी और गहरा रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो से ही आप देख सकते हैं लगभग 680 के एडवांसेस है NSE पे, 2216 के हमें यहाँ पर डिक्लाइंस दिखाई दे रहे हैं। इंडिया विक्स भी आप देखिए कि लगभग 5% के करीब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा जहाँ पर पॉजिटिव खबरें हैं, जहाँ पर निफ्टी गेनर्स में कुछ ट्रिगर्स दिखाई दे रहे हैं खरीदारी के। इंटरग्लोब देखिए यहाँ पर उम्मीद से कम कॉम्पनसेशन लगा है, लिहाजा हम देख रहे हैं 4% की मजबूती फिलहाल दिखाई दे रही है। टेक महिंद्रा 3.5% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 2.5% ऊपर है। बजाज फाइनेंस, HUL, मारुति सुजुकी हम देख रहे हैं लगभग 1.5 से 2% की मजबूती के साथ कारोबार में फिलहाल बने हुए हैं। तो ओवरऑल बाजार की चाल काफ़ी वीक, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं, बाजार का टेक लेते हैं, उनकी आज की रणनीति भी लेते हैं। GM फाइनेंशियल के तेजस शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजस, हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। और यहाँ पर पहले बाजार की चाल पर ही बात करेंगे। 25,500 के देखिए नीचे गया, लेकिन उसके बाद वापस से थोड़ा सा ऊपर आते हुए कोशिश कर रहा है मेंटेन करें, लेकिन आधे % की कमजोरी हमें निफ्टी में भी दिखाई दे रही है, और लगभग बैंक निफ्टी में भी वही स्तर है। 200 अंकों से ज्यादा की कमजोरी फिलहाल बैंक निफ्टी में भी। गुड आफ्टरनून कविता जी और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था आज ग्लोबल संकेतों के चलते हुए, बट 25,475 से लेके 25,500 के करीबन निफ्टी में काफी अच्छा सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है, कोई मेजर फॉल नहीं है। अगर 25,475 का लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो हम आने वाले दिनों में 25,300 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो अभी सपोर्ट के करीबन ट्रेड हो रहा है निफ्टी। जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के सेकेंड हाफ में रिकवरी आ सकती है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर जो है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी ने जो है कंसिस्टेंटली 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, वेरेस बैंक निफ्टी जो है एक चट्टान की तरह खड़ा है, और दोनों जो लेवल्स है 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को खरीदारी करनी है आउट ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में ये डिप में खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 59,500, और ऊपर में लक्ष्य रहेगा 60,400 से लेके 60,500 तक के। ये तो यहाँ पर नरमी के संकेत दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग कॉल्स आप देना चाहेंगे इस वक्त? हाँ, तो जो मेरा पहला स्टॉक मैंने चुना है वो है एशियन पेंट्स लिमिटेड। एशियन पेंट की हम बात करें तो लगातार स्टॉक एक गिरावट में चल रहा है, बट अभी आज जो है आज के सत्र में 50 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन सपोर्ट ले रहा है। तो ये स्टॉक में मुझे लग रहा है करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2700 के नीचे। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 2850 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 2925 का। और दूसरा जो मैंने स्टॉक चुना है वो मेटल क्षेत्र से है। हिंडाल्को का चार्ट स्ट्रक्चर हमें काफी अच्छा लग रहा है, और अगर मेटल एज अ सेक्टर देखेंगे तो काफी दिनों से आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है।
कल के सत्र में हमने हल्की सी मुनाफा वसूली देखी थी स्टॉक में, लेकिन आज स्टॉक ने जो है 10 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और वहां से अच्छी खासी रिकवरी दी है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। हिंडाल्को में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 914 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 975 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1005 का। चलिए, तो यहाँ पर हिंडाल्को में खरीदारी की सलाह आती हुई टारगेट 975 से 1005 का, स्टॉप लॉस 914। एशियन पेंट्स में भी आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। टारगेट्स 2850 के से लेकर 2925 तक के टारगेट्स यहाँ एशियन पेंट्स में दिए जा रहे हैं। तो ये तो है ट्रेडिंग कॉल्स के तहत तेजस की राय। लेकिन रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर, और इसमें पहला काउंटर होगा हिंदुस्तान जिंक, जहाँ पर लगातार चांदी की तेज़ी इम्पैक्ट डाल रही है। 3 लाख के पार निकली है चांदी, और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि MCX पर 3 लाख के पार कीमतें जाती हुई, और यहाँ पर अच्छा खासा रिकॉर्ड जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 3,01,315 का जो बनाया है चांदी ने, लगभग 13,000 रुपये तक की मजबूती देखी गई है। ओवरऑल एक साल में अगर हम देखें तो 214% की जोरदार तेज़ी के साथ रिटर्न यहाँ पर मिला है। 3 महीने में 91%, 6 महीने में करीब 148% का उछाल भी। लिहाजा स्टॉक पर क्लियरली हम देख रहे हैं कि ये इम्पैक्ट हो रहा है। कुछ वजह आपको बता दें कि चांदी के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि लगातार लोगों में यही सवाल हम सुनते हुए आ रहे हैं। ट्रंप के नए टैरिफ की धमकी से सेफ हैवन एसेट्स की मांग बढ़ती है, और हमेशा हम देखते हैं ऐसे में जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं कीमतों के लिहाज से। अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण के लिए 8 यूरोपियन देशों पर टैरिफ की चेतावनी दी है, और साथ ही यूरोपियन नेताओं ने जवाबी कार्रवाई पर चर्चा भी शुरू कर दी है, और अमेरिका के सामान पर फिर से टैरिफ लगाने का पुराना प्लान चर्चा में आ गया है। और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने EU का एंटी कोर्सन एक्टिव करने की अपील भी यहाँ पर कर दी है। ट्रंप प्रशासन जो है क्रिटिकल मिनरल्स पर टैरिफ नहीं लगाने का फैसला यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन सिल्वर पहले से ही यूएससी क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में शामिल है, और इसीलिए ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स में सिल्वर की अहम भूमिका भी है। सप्लाई और कंसर्न हमेशा से यहाँ पर थे, सप्लाई की कमी, और लंदन मार्केट यानी LME में हम देख रहे हैं स्क्वीज से सिल्वर एक स्ट्रैटेजिक एसेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका फ़ायदा क्लियरली हिंदुस्तान जिंक पर भी। और ऐसे में फ़िलहाल भी 2.5% के पार की मजबूती दिखाता हुआ स्टॉक, ये हाई पर कुछ इनिशिएट करना चाहिए तेजस, या फ़िलहाल बने रहें अगर ख़रीदा है तो? देखिए, ये स्टॉक का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्लियरली ये स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है, लेकिन हमने ये स्टॉक में एक अच्छी खासी स्विफ्ट रैली देखी है, तो ये लेवल पे मैं खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 634। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है ये स्टॉक 675 तक जा सकता है, और वो लेवल सरपास हुआ तो 690 तक भी स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। तो बने रहने की सलाह है विद स्टॉप लॉस बिलो 634। 634 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रही है। 675 भी जा सकता है, उसके पार गया तो 690 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। रिलायंस हैवीवेट यहाँ पर बाजार को काफ़ी हद तक ड्रैग करता हुआ, क्योंकि आज उसकी पिटाई हो रही है। देखिए, अनुमान से कमज़ोर रहे हैं यहाँ दिसंबर तिमाही के नतीजे, और फिलहाल 3.5% की कमज़ोरी, इससे पहले हमने देखा है 4% के पार की भी कमज़ोरी दिखा चुका है काउंटर। और कंसोलिडेटेड एबिटा अगर हम देखें 11% ही बढ़ा है। अब एनालिस्ट भी यहाँ पे अपने अपने अनुमान जो है पेश कर रहे थे, उनके अनुमान से कम यहाँ पर नंबर्स रिपोर्ट हुए हैं। Q3 में रिटेल कारोबार में नरमी यहाँ पर आई है, जिसकी वजह से चिंताएं बढ़ रही हैं। और रिलायंस रिटेल का जो एबिटा है सिर्फ 1.3% ही बढ़ा है 6,915 करोड़ पर। मार्जिन यहाँ पर देखें अगर रिटेल के ही तो 8.6% से गिरे हैं, 8% पर आया है। फेस्टिव डिस्काउंट, GST दरें घटने से मुनाफे पर टोटली असर भी दिखा है, लेकिन जियो के टैरिफ हाइक को लेकर मैनेजमेंट की टिप्पणी यहाँ पर नहीं आती हुई दिखाई दी है। 5 जनवरी को बने 1611 के रिकॉर्ड ऊंचाई से अब तक 12% जो है ये नीचे आ चुका है। अब ऐसे में RIL को आप टेक्निकली चार्ट्स पर कैसे देखते हैं और कितना कंसर्निंग है ये? देखिए, रिलायंस की बात करें तो स्टॉक ने जो है आज 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट तोड़ दिया है और उसके नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। आज का जो क्लोजिंग रहेगा वो अहम रहेगा। अगर 1440 के नीचे बंद देता है तो मुझे लग रहा है ये गिरावट का जो दौर है वो जारी रह सकता है, और ये करेक्शन कंटिन्यू होके स्टॉक 1355 से लेके 1360 तक भी जा सकता है। तो टुडेज क्लोजिंग विल बी इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर 1440 एक अहम लेवल है। अगर उसके ऊपर या
उस लेवल पर आज की क्लोजिंग होती है थोड़ा सा अपसाइड देखा जा सकता है, वरना काफ़ी कंसर्निंग होगा रेल की चाल को अभी ट्रैक करना, कमज़ोरी थोड़ी सी और गहरा सकती है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक की ओर रुख करते हैं। यहाँ पर जो नतीजे आए हैं हम देख रहे हैं स्टॉक की तो हालांकि पिटाई हो रही है, 3% कमज़ोर है, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पे आप देखिए अनुमान से कम 11,317 करोड़ पर नंबर आता हुआ 12,346 करोड़ के मुकाबले। एनआईआई भी यहाँ पर 22,191 के मुकाबले यहाँ पर 21,932 करोड़ पर रिपोर्ट हुआ है। ऑपरेटिंग मुनाफा भी हम देख रहे हैं 17,992 करोड़ के मुकाबले 17,356 करोड़ पर आया है। ग्रॉस एनपीए भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.53 से घटकर यहाँ पर 1.58 से घटकर 1.53 हो गया है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस। नेट एनपीए भी हम देख रहे हैं लगभग 0.37% पर रिपोर्ट हुआ है। तो क्लियरली यहाँ पर नतीजों के फ्रंट पर डिसअपॉइंटमेंट है और वही रिएक्ट कर रहा है स्टॉक भी। दिग्गज प्राइवेट बैंक और ये भी आज शामिल है बाजार को नीचे खींचने में। और कितनी कमजोरी चार्ट्स पर? देखिए आईसीआईसीआई के बैंक की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका रिलेटिवली बेटर है एज कम्पेयर टू रिलायंस। स्टॉक अभी जो है 200 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन ही ट्रेड कर रहा है। 1368 का एक अहम लेवल है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में अभी भी बने रह सकते हैं 1350 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर हल्का सा पॉजिटिव है। चलिए, तो ये राय आपकी आ रही है आईसीआईसीआई बैंक पर। और इसी के साथ जो है आज न्यूज़ मेकर स्टॉक्स को हम यहीं पर समेटते हैं। शुक्रिया तेजस, आपने हमसे बातचीत की और समय दिया आज। धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार यहाँ पर बात होगी एल&टी फाइनेंस के मैनेजमेंट के साथ नतीजों पर, और साथ ही मुनाफे के ऑप्शन हमारे खास सेगमेंट को भी लेकर आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ET Now। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और एल&टी फाइनेंस ने तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। नतीजे अच्छे आए हैं और कंपनी का मुनाफा 18% बढ़ा है। कंपनी के नतीजों पर एल&टी फाइनेंस के सीएफओ सचिन जोशी ने हमारे सहयोगी हर्ष से खास बातचीत की। आइए इसके अंश आपको दिखाते हैं। जी नमस्कार। अब सारे अर्निंग्स शुरू हो गए हैं और एल&टी फाइनेंस के भी नंबर्स के आंकड़े उन्होंने डिस्क्लोज किए हैं। ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और इसी दौरान चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर सचिन जोशी, जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है एल&टी फाइनेंस के। मिस्टर जोशी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। हमें ये बताइए कि जो आपका अंडरलाइन ग्रोथ ट्रेंड है, 21% आपने वाई ग्रोथ किया है लोन बुक पे और आपने 7% ग्रोथ किया है सिक्वेंशियली। तो इसका लार्जली ये मतलब हुआ कि जो ग्रोथ है वो बैक एंडेड आया है। जो कि आपका 21% ग्रोथ आया है वाई, वो काफ़ी सारा ग्रोथ Q3 में आया है। हमें ये बताइए कि क्या वजह है इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की? कौन से आपके सेगमेंट्स के ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, आपको सरप्राइज किया है, और किधर से ग्रोथ आ रहा है? ज्योग्राफी, सेगमेंट, इसका थोड़ा ब्रेकअप दीजिए हमें। जी बिल्कुल। तो आप अगर देखेंगे ओवरऑल ग्रोथ, हमारी डिसबर्समेंट ग्रोथ अगर इस क्वार्टर की देखेंगे तो करीब 49% ग्रोथ है डिसबर्समेंट की। और बिजनेस वाइज देखेंगे तो सारे ही बिजनेसेस ने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया है। सबसे पहले बात करूंगा रूरल बिजनेस फाइनेंस की, जो कि 4 से 5 क्वार्टर्स काफी तकलीफ दे थे इंडस्ट्री के लिए पूरे। उस इंडस्ट्री में या हम लोग थोड़े से कम प्रभावित हुए थे। वी वेर टॉप इन टर्म्स ऑफ द एसेट क्वालिटी। सो हमारे कलेक्शन एफिशिएंसीज जो डिप हुई थी वो ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन पे आ गई है, जिसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस है दैट हम एक्सेलरेट कर पा रहे हैं इस ग्रोथ को। तो 47% ग्रोथ हमने रूरल बिजनेस फाइनेंस, जो कि माइक्रो फाइनेंस कहलाता है, उसमें हमने दिखाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे फार्म बिजनेस, टू व्हीलर बिजनेस, ये सारे ही बिजनेसेस इस क्वार्टर में, क्योंकि फेस्टिव क्वार्टर था और जीएसटी 2.0 का बेनिफिट मिला था, तो काफी एक्सेलरेटेड ग्रोथ ये दोनों बिजनेसेस में भी देखी गई है। और हमारे अगर बुक ग्रोथ देखेंगे तो ये तीनों ही बिजनेसेस में करीब 10% से ऊपर की ग्रोथ देखी हमने। दूसरी अगर बात करें इसके अलावा तो गोल्ड लोन बिजनेस, जो कि हमने पिछले जून में एक्वायर किया था,
वहां पे हमने इस क्वार्टर में 1400 करोड़ के ऊपर डिसबर्समेंट्स किए हैं। माइक्रो लैब भी काफी अच्छा ग्रो हो रहा है। सबसे बढ़िया प्रदर्शन अगर बताएंगे नंबर्स के जरिए तो पर्सनल लोन्स 118% का ग्रोथ दिखाया हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिसबर्समेंट्स का, जिसकी वजह से करीब 64% बुक ग्रोथ देखी है। ये पर्सनल लोन बुक जो है पिछले 3 से 3.5 साल 4 साल के बुक है अभी ये पर्सनल लोन, इसके साथ में एसएमई बिजनेस, ये दोनों करीब करीब एक के बाद एक शुरू हुए थे। तो हमारे लिए ये रीजनेबली नए बुक्स हैं। इसके अंदर एक्सेलरेटेड ग्रोथ पर्सनल लोन में इसलिए आया कि हमने फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स जो की थी, क्रेड, फोन पे, अमेजॉन, एक दो और हैं, जिनके अंदर हमने देखा है कि अब काफी हद तक सेटल हो चुके हैं ये सारे बिजनेस जो टाइप्स हैं, और यहाँ पे हमें करीब करीब 40% का डिसबर्समेंट्स यहाँ से आ रहा है। इसके अलावा क्रॉस सेल और जो ई एग्रीगेटर्स का बिजनेस है वो तो चल ही रहा है। तो मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखेंगे सारे ही बिजनेस सेगमेंट से ग्रोथ देखी है। इवन मॉर्गेजेस जो कि थोड़ा सा कूल डाउन रहा है जनरली, अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होते जा रहे हैं थोड़ा सा पिकअप हो रहा है। हमने थोड़े यहाँ पे कैलिब्रेटेड ग्रोथ दी है क्योंकि ओवरऑल यील्ड्स थोड़ी कम होती है इसमें, और इसके आरओएस भी थोड़े कम होते हैं। तो हमारा यहाँ फोकस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे ज्यादा रहा है होम लोन्स के, इंस्टेड ऑफ होम लोन्स। तो देखेंगे तो सारे ही बिजनेसेस काफी अच्छा ग्रोथ दे रहे हैं, इस वजह से देखा है यहाँ। थैंक यू। ओके मिस्टर जोशी, आपका जो आरओए है जो कि एक परसेंटेज है जो प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमिन करता है, अब आपका गाइडेंस है कि आपका जो करंट 2.3 to 2.4% का आरओए आपने Q3 में क्लॉक किया है, आपका गाइडेंस है कि आपका एस्पिरेशन है 2.8 to 3% ले जाने का। अब ये दो शायद से दो तरीके से होंगे, या तो आपके निम फीस इंक्रीज होंगे जो कि एक बैंड में है, या तो आपको क्रेडिट कॉस्ट नीचे आएंगे। हमें ये बताइए कि क्रेडिट कॉस्ट जो कि अभी 2.7% पे है, आपका स्टेडी स्टेट क्रेडिट कॉस्ट 2.8% इंक्लूडिंग वन ऑफ्स, किस तरीके से, क्या ग्लाइड पाथ से FY27 के एंड तक ये कम होंगे, ये हमें एक पर्सपेक्टिव दीजिए। जी बिल्कुल। तो अगर हम हमारा आरओए ट्री देखेंगे तो निम प्लस भी 10 to 10.5% के बीच में उस कॉरिडोर में रखना चाहते हैं हम। जो भी पोर्टफोलियो मिक्स चेंज भी होगा क्योंकि कुछ हाई यील्डिंग बिजनेसेस हैं, कुछ मीडियम यील्डिंग है और कुछ लो यील्डिंग है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा फोकस रहेगा गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, माइक्रो लैब, ये सारे बिजनेसेस को एक्सेलरेट करने का। जो टू व्हीलर और फार्म का जो है वो तो इंडस्ट्री लेवल की जो ग्रोथ होती है उस हिसाब से हमारा ग्रोथ भी होता है। थोड़ा बहुत हमारा एसेट क्वालिटी अच्छा होने की वजह से हम थोड़ा ज्यादा एक्सेलरेट करते हैं इंडस्ट्री ग्रोथ के से कंपेयर करेंगे। तो माइक्रो लोन जो कि रूरल बिजनेस फाइनेंस है, ये पिछले 4 से 5 क्वार्टर्स में काफी डिसबर्समेंट्स काफी स्लो डाउन हुए थे इंडस्ट्री के लिए। हमने देखा है कि पिछले 2 क्वार्टर से हम एक्सेलरेट कर चुके हैं फिर से, क्योंकि हमारे कलेक्शन एफिशिएंसीज अब काफी नॉर्मलसी की तरफ आ चुके हैं। सितंबर में हम लोगों ने 99.50 क्लॉक किया था और दिसंबर में 99.70, तो करीब करीब नॉर्मलसी हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि माइक्रो फाइनेंस के अंदर और एक्सेलरेट करें। तो हमें लगता है कि जिस तरह से बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं 10 to 10.5% का जो रेंज हमने दिया है हम वो बरकरार रखेंगे। रही बात ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और क्रेडिट कॉस्ट की, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक रेंज में है, कॉस्ट इनकम रेशियोज अगर देखेंगे तो 39 to 40% की रेंज में हम रखना चाहते हैं, क्योंकि हम ग्रोथ भी कर रहे हैं। गोल्ड लोन की हर रोज एक ब्रांच, नई ब्रांच खुल रही है। रूरल लैब के लिए हम लोग ब्रांचेस खोल रहे हैं, एसएमई के लिए हम ब्रांचेस खोल रहे हैं। तो उस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के लिए तो हम माने जाते हैं, पिछले कम से कम 5 से 6 क्वार्टर्स देखेंगे तो हमने प्रोजेक्ट साइक्लॉप्स, प्रोजेक्ट नॉस्ट्राडामस इत्यादि अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। काफी हद तक वहां पर इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, जिसके रिटर्न्स भी अब मिलने लगे हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और क्रेडिट कॉस्ट दोनों मिला के हम लोगों को डायरेक्शनली करीब करीब 6-6.5% के करीब लाना है।
सबसे पहले क्रेडिट कॉस्ट की बात करता हूं। क्रेडिट कॉस्ट इस क्वार्टर में अगर हम एक्सेप्शनल आइटम जो है को बोरोवर वाला जो एक हमने लिया है डेबिट जो कि 23 करोड़ का है, उसको अगर हम निकाल दें तो करीब 2.74% का क्रेडिट कॉस्ट आया है। और डायरेक्शनली अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 से 4 क्वार्टर में डायरेक्शनली ये धीरे धीरे कम होके 2.74 पे आया है। अगले हमें FY27 में हमें जाके एग्जिट FY27 तक हमने एक गाइडेंस दिया है कि हमारा लक्ष्य है 2 to 2.2% की तरफ मूव करने का। ओके जोशी जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें आपका कीमती वक्त दिया और हमें ये Q3 नंबर्स पे एक पर्सपेक्टिव दिया। थैंक यू।